सहज बार मैथ्स क्लासेस के माध्यम से। स्टूडेंट्स, अब जो मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ ये है रैंडम वेरिएबल। ये उन्हीं भाइयों के लिए फिर से एक टॉपिक लेके आया हूँ जिनका एग्जाम इन्वेस्टिगेटर का 27 दिसंबर को है। फ्रेंड्स, ये प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक था जो मैंने पहले ही सोच रखा था कि कुछ दिन पहले ही कराऊंगा, क्योंकि डेफिनेट इससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन का बंच बनेगा, डेफिनेट बनेगा, 99% बनेगा और आपको टॉपिक भी अच्छा लगेगा। और ये भी मैं बता देता हूँ हर लेवल के बच्चों को समझ में आएगा। जो ये कहता है ना कि मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं आती है, उसको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं मीन वेरिएंस भी सिखाऊंगा कि आप मीन और वेरिएंस प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में किस तरह से निकालोगे। तो अभी हम चलेंगे रैंडम वेरिएबल। ओके, अभी ये रैंडम वेरिएबल जो है हम जो टॉपिक है ये प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी की जो भी आप कंसेप्ट देखना चाहते हैं उन कंसेप्ट के लिए मेरी वीडियोस पे जा सकते हैं, प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरा RSMB इन्वेस्टिगेटर का जो टॉपिक मैंने सारे कराए हैं वहाँ पे मैथ्स के, वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी का वीडियो मिल जाएगा और आप जाके उसका पूरा कंसेप्ट देख सकते हैं। तो जो एक लास्ट टॉपिक था हमारा जो छूट रहा है वो रैंडम वेरिएबल है, वो आज मैं कराता हूँ और मैं बता रहा हूँ आपको बहुत हेल्प होने वाली है सारे टॉपिक से और समझ में भी आएगा। ठीक है, रैंडम वेरिएबल इज अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब देखिए ये डेफिनेशन तो एक अलग चीजें आती रहती हैं, इन चीजों को आप हटाओ, अब थोड़ा दिमाग से चलते हैं। मैं इसी डेफिनेशन को इतना खींचने वाला हूँ कि बिना एग्जांपल के भी शायद आपको समझ में आ जाए। ठीक, देखिए रैंडम वेरिएबल इज अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन, मतलब न्यूमेरिकल जो रैंडम वेरिएबल है ना, ये रैंडम माने यादृच्छिक होता है। तो वो थोड़ा हिंदी वाला जो है ना यादृच्छिक, तो आप सब तो समझ गए होंगे जो हिंदी वाले हैं, है ना। लेकिन जो इंग्लिश वाले ना उनके लिए दिक्कत है। तो ये रैंडम वेरिएबल मैंने जो ये समझ लीजिए कि इंग्लिश वालों के लिए लिखी है डेफिनेशन, आपको सबको समझ में आ जाएगा हिंदी वालों को। मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे तो खैर दोनों में पढ़ाने की आदत पड़ गई है। CBSE इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों पढ़ा लेते हैं। लेकिन जो हमारे कुछ स्टूडेंट होते हैं ना वो यादृच्छिक वर्ड देख के तो घूम जाते हैं, क्या ये यादृच्छिक, तो ये होता है रैंडमली। आपने आंख बंद कर ली और अंदर बैग में हाथ डाला, पता नहीं क्या निकाल दिया, तो वो रैंडमली बोलते हैं। ठीक, अब कोई आप एक्सपेरिमेंट करते हो, तो एक सैंपल स्पेस क्रिएट करते हो। ठीक, भाई एक सैंपल डाटा तो बनता ही है ना कि भाई एक सैंपल स्पेस है कि मैंने एक डाई को टॉस करा तो उसमें जो टोटल आउटकम है वो 6 आने वाले हैं। तो ये तो सैंपल साइज हो गया जी, 6 आ गए। लेकिन क्या क्या आया, क्या क्या निकल के आ सकता है। ठीक, तो निकल के आएगा सर, आएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये रैंडम वैल्यूज है। भाई मैंने ऐसे डाई को टॉस किया और अचानक 6 आ गया, तो सामने वाले का 6 आ गया, तो ये 6 क्या था, रैंडम वेरिएबल था। तो वो कह रहे ना कि न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। देखिए इसका एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं, सीधी समझना चाहे ना तो हमारे पास एक बहुत अच्छा मेथड है। देखिए ये हमारा सैंपल स्पेस, ठीक, ये हमारे रैंडम वेरिएबल आर भी लिखूंगा इसे और यहां बोलूंगा प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब सैंपल स्पेस है कि एक कॉइन टॉस, तो एक कॉइन जब टॉस किया हमने, एक कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल आते हैं। ठीक, अभी रैंडम वेरिएबल की कहानी क्या है, देखो अब मुझसे सामने वाले ने कहा कि सर हेड कितने आएंगे, तो मैं अभी हेड की बात कर रहा हूं, जो मेरा तो फेवरेबल आउटकम है वो हेड है। तो मैंने जब हेड की बात करी तो मैंने एक चीज क्लियर कर ली दिमाग में कि अभी मैं हेड को वैल्यू दे रहा हूं। तो यदि हेड को वैल्यू दे रहा हूं तो मैं किस तरह से बोलूंगा कि यार हेड जो है ना 1 है और यहां हेड 0 है ना, यहां तो हेड है ही नहीं, तो यहां हेड मेरा क्या है 1 है और यहां माइनस है, मतलब यहां हेड है ही। ठीक, अब ये रैंडम वेरिएबल नेगेटिव तो नहीं हो सकते, पहली बात तो। तो यहां जो नंबर ऑफ हेड्स है ना, यहां नंबर ऑफ हेड्स जो है वो मेरे कैसे, नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ हेड जो है वो मेरा क्या है 0 है। ठीक, लेकिन यदि हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हेड होने की प्रोबेबिलिटी यहां पे कितनी है 1/2, बिल्कुल सेम है। अब यदि हेड नहीं होगा तो हम नंबर ऑफ टेल्स की बात कर लेते हैं।
अब नंबर ऑफ टेल्स की बात करें तो यहाँ हमारा बनेगा 1 और यहाँ बनेगा 0। तो टेल होने की प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी सर, हेड होने की प्रॉपर्टी हो गई, तो डेफिनेटली टेल होने की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, तो ये जो रैंडम वेरिएबल है ये किसी भी फेवरेबल आउटकम के आने के न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखने का तरीका है। हम उन्हें क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि हम उसकी क्वांटिटी को फॉलो करते हैं कि एक बार में कितनी वैल्यूज आ सकती हैं। जैसे अब हम बात करें कि यदि एक कॉइन को 2 बार टॉस कर लिया जाए तो टोटल आउटकम कितने बनते हैं, 4, HH, HT, TH और TT। तो यदि मैं इसके रैंडम वेरिएबल की बात करूं तो रैंडम वेरिएबल मेरे यहां बन जाएंगे 2, 1 और 0 यदि नंबर ऑफ हेड्स की बात हो रही है। ठीक, नंबर ऑफ हेड्स की बात हो रही है और कॉइन कितनी बार टॉस हो रहा है, 2 टाइम, कॉइन टॉस 2 टाइम। तो नंबर ऑफ हेड्स की बात करें तो 2, 1, 0। तो बेटा यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है ना, यहां पर जो प्रोबेबिलिटी अभी कैसे बना रहा है कि 2 हेड यहां है, 1 हेड वाले ये रहे और 0 हेड वाले ये रहा। तो जो हेड की जो बात करें हम सैंपल साइज में, जो हमारा सैंपल स्पेस है, इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने तरीके से आ सकता है सर, या तो 2 हेड रहेंगे या 1 हेड, 1 हेड आएगा। अब 1 हेड आने के जो चांसेस हैं वो कितने हैं, 1 हेड आने के जो चांसेस है वो कितने, आपको सबको दिख रहे होंगे, 2 हैं, या तो हेड टेल या टेल हेड। ठीक है, अब कोई भी हेड नहीं है, ये भी चांसेस बनेंगे, तो टेल टेल, तो 2, 1, 0। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि सर एच एच है, तो डेफिनेटली क्या हो गया, टोटल सैंपल स्पेस कितने का बना, 4 का। तो दोनों हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। एच टी, सर एच टी और टी एच, 1 हेड होने के चांस कितने होंगे, 1/2, सॉरी 2/4। ठीक, तो वो आएगा वो 1/2 ही। टी टी और 0, तो मतलब हेड का है नहीं, तो 0 हेड होने के कितने चांसेस हैं, 1/4। यदि सबको सम कर लेंगे तो हमारा 1 आना चाहिए। जब ही वो क्योंकि जो पूरी इवेंट्स हैं उनका सम क्या हो जाता है यहाँ पर, वो 1 हो जाता है। यदि हम सब इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से समीशन आपका 1 होना चाहिए। यदि 1 नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो गई है। इस चीज को हम रिवर्स करना चाहें ना, जो चीज हमारी नंबर ऑफ हेड्स के लिए, यदि नंबर ऑफ टेल्स की भी बात करें, बेटा काउंट कर लें तो बनेगी, यदि 0 हेड है तो हम नंबर ऑफ टेल्स की बात करें तो 2 टेल होंगी, 1 टेल हो सकती है और 0 टेल होंगी। तो सीधा सा अब कि ये वाला इससे मैच कर गया, ये वाला मैं इसको कह रहा सही कर रहा है, तो ये क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पे 0 टेल है, यहाँ टेल है ही नहीं, यहाँ हमारा 1 टेल है, वो क्लियर हो गया ये। लेकिन किसी के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा तो वहां डिस्ट्रीब्यूशन जो बनेगा उसका जो समीशन होने वाला है, सम होने वाला है, वो 1 होगा। मैं अभी एक एग्जांपल और ऐसा लेने वाला हूं, ए कॉइन टॉस 3 टाइम्स। ठीक, तो यदि एक कॉइन टॉस 3 टाइम्स तो टोटल सैंपल स्पेस जो बनने वाला है ना स्टूडेंट्स, यहां पर एक कॉइन टॉस 3 टाइम्स। अरे भाई एक बार कंफ्यूजन दूर करते हैं आपकी, 3 कॉइन टॉस ऑफ वंस, एक बार मैं तीनों कॉइन को उछाल लो या 3 कॉइनों को उछालो, ठीक है, या एक कॉइन को 3 बार उछालो, मैं जो कहना चाह रहा हूं। ठीक, तो यहाँ पे एक कॉइन 3 बार उछल गया या 3 कॉइन को एक बार उछाले, बात एक ही है। टोटल आउटकम हमारे कितने बनेंगे, 2 × 2 × 2 8। तो क्या बने, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी डी, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, नाउ टी टी टी। देखो टाइम नहीं लगता है 0 में, सीख जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, जो प्रैक्टिस का टाइम नहीं है। तो इजी मेथड भी है, बता दूंगा, ज्यादा टाइम बता दूंगा, बड़ा आ जाएगा। ठीक, वैसे इतना बड़ा आएगा नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ यहाँ मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीजें सिखा के जाऊंगा आपको, मीन कैसे निकालना है, वेरिएंस कैसे निकालना है, ये आएगा पक्का क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ वेरिएबल की बात करें तो एक कॉइन टॉस 3 टाइम्स। ठीक, अब जब एक कॉइन टॉस 3 टाइम्स तो भैया n तो 3 है। ठीक, अब मैंने कहा नंबर ऑफ टेल्स है, बहुत देर से हेड की बात करी जा रही है, तो नंबर ऑफ टेल्स काउंट करेंगे।
तो नंबर ऑफ टेल्स काउंट करें तो एक चीज ये समझ लो कि n की वैल्यू 3 है तो टोटल वेरिएबल कितने होंगे, तो टोटल जो x की वैल्यूज है ना, जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल x है वो कितना बनेगा, वो डेफिनेटली काम कितना बनेगा, n+1 बनेगा और डेफिनेट कितना बनेगा यहाँ पर 4। और शुरुआत कहां से होगी, जो x की वैल्यू है ना वो नहीं 0 1 2 3 एक ज्यादा बनेगी। अब समझ में आएगा कैसे बनेगी। जब मैंने नंबर ऑफ टेल्स काउंट करा इस सैंपल स्पेस में से, इस सैंपल स्पेस में से, तो बात हुई कि भैया कितने टेल्स आ सकते हैं, तो वैल्यू बनेगा 0। ऐसा भी हो सकता है कि टेल आए ना, एक टेल भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। ठीक, अब हम आगे चले तो 0 टेल वाले थे कितने, एक था ना हमारे पास ये वाला। ठीक, तो सर प्रॉपर्टी होगी 1/8। अब 1 टेल वाले कितने, 1 2 और एक आना चाहिए और हमारे साथ 3/8। 2 टेल वाले कितने हो जाएंगे, ये भी 3/8 हो जाएंगे। सबको मेरे हिसाब से दिख ही रहे होंगे, यहाँ से साफ कर देता हूँ। ठीक है, देखो एक ये रहा हमारे पास, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक, और 3 वाला साफ पता चल रहा है TDT। और एक चीज मैंने आपको बता ही दिया है कि भैया सम जो है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसे, इसका जो सम है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आप चेक कर लो 1 ही आएगा। और ऐसा भी एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर एक वैल्यू को क्या करता है, एक वैल्यू को x मान लेता है प्रोबेबिलिटी की, और कहता है कि बताओ उसका वैल्यू क्या होगा। आंसर एक की जो कांस्टेंट जो होगा पूछा जाए उसकी वैल्यू निकालनी है और एक वैल्यू आपको एलिमिनेट कर देगा। तो कुछ नहीं करना है, समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो होगा रैंडम वेरिएबल के हिसाब से देख लोगे तो समीशन ऑफ px जो होगा वो 1 होता है। तो आप समझ गए होंगे क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है, 1 से माइनस कर देके आ जाएगा आंसर। ठीक, इसी से तैयार होती है एटलीस्ट और एटमोस्ट की कंडीशन। मैं यहाँ भी ये देखो छोटा छोटा बता रहा हूँ, अभी मैं 11 12 को नहीं पढ़ा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको, एटलीस्ट होता है, एटलीस्ट सर कम से कम, हमें तो कम से कम 2 आना चाहिए, मतलब 2 टेल आने चाहिए, कम से कम 2 टेल तो हो। तो कम से कम का मतलब क्या, यार तो मिनिमम 2 तो होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं यार, टोस ही मैं कितनी बार कर रहा हूँ, टोस कितनी बार कर रहा हूँ, 3 बार कर रहा हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा 3 ही हो सकते हैं ना। तो अब यदि एटलीस्ट 2 की बात करें तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो P2 जुड़ेगा प्लस एक P3 जुड़ेगा, तब हमारा आंसर हो गया 3/8 प्लस 1/8। यदि मैं बोलता हूं एटमोस्ट 2, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए। ठीक है, शादी का कार्ड आता है घर पे, कभी कभी शादी का कार्ड आता है ना, वहां बोलते हैं ना जब विद फैमिली होता है ना तो वो कहता है भैया सब आना। फिर आप कहते हो कि यार हम तो कहीं और जा रहे हैं, या हम कहीं घूमने जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो मुश्किल आ पाएंगे, है ना। तो वो कहते हैं घर पे कोई तो होगा, कोई तो आ जाना। मतलब वो कहते हैं एटलीस्ट यार कम से कम एक तो आ जाना। मतलब वो चाहते हैं कि सह परिवार लिखा है तो सारे आ जाए, तो वो सह परिवार का मतलब क्या हो गया, कम से कम 2 तो आना, और जितने उतने भी आ सकते हैं। तो 2 और 3 को इंक्लूड कर लिया एटलीस्ट। उन्होंने कहा एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 ही आना। भैया कोरोना चल रहा है, 2 ही बंदों को बुलाएंगे, मतलब वो क्या कह रहे हैं 50 में आप आते नहीं हो, मजबूरी है हमारी भाई। 50 गेस्ट में आप आ नहीं रहे हो या 100 गेस्ट में आप आ नहीं रहे हो, तो भैया 2 ही आना, ज्यादा मत आ जाना। तो एटमोस्ट 2, ठीक है, समझ गए। वहां पे उन्होंने जानबूझ के सह परिवार काट दिया, विद फैमिली काट दिया, और उन्होंने रिक्वेस्ट करी 2 ही आना। नहीं भी आओगे तो भी चलेगा, और रिश्तेदार बैठे हैं आने के लिए वेटिंग लिस्ट में। ठीक, तो एटमोस्ट 2 का मतलब क्या है, नहीं आओगे तो भी चलेगा, मतलब 2 से छोटा है, मतलब 2 से कम, है ना। इन चीजों को लिखना बहुत ईजी है। जब एटलीस्ट आ जाए ना तो ऐसे लिख लो x की वैल्यू 2 और 2 से बड़ी होगी। ठीक, और जब वो कह रहा है एटमोस्ट 2, तो एटमोस्ट के लिए साइन ये आ जाता है, तो हम लिख लेते हैं x की वैल्यू 2 से कम होगी, तो सर 2 से कम होगी तो ये वाली होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी। ठीक, अब वो कहेगा 1/8, 2 से कम 3/8 और 1/8, तो सर आंसर कितना आ जाएगा, 3 और 3 6 और 1
कितना हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। ठीक, तो ये एटलीस्ट और एटमोस्ट को लेकर क्वेश्चन डेफिनेट आने वाले हैं। क्वेश्चन में डाइस को लेकर और समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डाइस पर क्वेश्चन पक्का आएगा, डाइस पर क्वेश्चन पक्का आएगा। तो डाइस पर चलते हैं। अब बात करते हैं डाई टोस टू टाइम, या हम बोले एक पेयर ऑफ डाइस टोस, मतलब दो पासों को एक साथ फेंका जाए या एक पासे को दो बार फेंका जाए तो उसमें 6 आने की प्रायिकता बतानी है हमें, मतलब 6 की बात कर रहा है। अब देखो इसके बारे में बात करें तो यदि एक पासे की बात करते हैं तो होता है 6 आउटकम, और दो पासों को फेंके तो हमारा 6 × 6 आउटकम आता है 36। समझ गए, है ना। अब देखो बारीकी से समझो एक चीज को बहुत ध्यान से। देखो यदि मैं इसकी आउटकम बनाने जाऊंगा तो 36 बनेंगे कुछ ऐसे, 1 1 1 2 1 3, फिर लास्ट वाला 1 6, फिर 2 1 ऐसे करके 2 6, फिर 3 1, लास्ट वाला 3 6, ये पूरे नहीं बना रहा हूँ, 4 1 4 6, 5 1 5 6 6 1 6 6, राइट। ये 36 बनेंगे, अंदर के लिख लेना आपने यहाँ। ठीक, अब वो कहते हैं कि हमें जो नंबर ऑफ जो हमें काउंट करना है, जो वेरिएबल है वो 6 है। वैसे तो यहाँ वेरिएबल कौन कौन से हैं, यदि एक डाइस की बात होती तो यहाँ वेरिएबल होते भैया 1 2 3 4 5 6, लेकिन अब ये दो पेयर ऑफ डाइस से खेल रहा है, मतलब पेयर ऑफ डाइस से खेल रहा है, माफ करना, है ना। तो दो पासों से खेल रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, n = 2 है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट को ये 2 टाइम कर रहा है। ठीक, तो हम बात कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि भाई हमें ना 6 काउंट करने हैं, 6 कितने तरीके से आ सकता है। तो यदि मैं एक एक्सपेरिमेंट को 2 टाइम कर रहा हूं तो जो वेरिएबल बनेंगे वो मेरे 3 बनेंगे सर, 3 बनेंगे। मैंने बताया था ना n+1 बनता है। कौन कौन से बनेंगे, तो शुरुआत कहां से हुई, 0 1 2। ठीक, अब बात आ गई, अब अगर 0 0 6, मतलब 6 आया नहीं ना, मैंने आपको 2 मौके दिए, लूडो खेल दो ना, मैं 2 मौके दिए आपको, मैं 6 आना चाहिए, तो 6 नहीं आया, 1 2 3 4 5 आया, तो 6 तो आया नहीं। और हम बात किसकी कर रहे हैं, 6 आने की प्रोबेबिलिटी की, 6 की बात कर रहे हैं, तो 6 की प्रोबेबिलिटी तो हमें 1/6, और 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हो गई Q, जिसे हम मान लेते हैं 5/6। ठीक है, अदर्स मतलब जो घटना घट गई ना उसकी प्रोबेबिलिटी यही है, जो घटना नहीं घटी वो 5/6 है। अब यही इवेंट 2 बार हुआ कि हमारा क्या नहीं आया, 6 नहीं आया। जब 6 नहीं आया तो 5/6 प्रोबेबिलिटी थी, 5/6 प्रोबेबिलिटी थी। ठीक, उसके बाद हम आगे चले, तो बोला कि यार एक 6 आएगा। अब एक 6 आने की 2 कंडीशन है, या तो 6 पहले आएगा, पहले वाली टोस में 6 आ गए तो 1/6 होगी, 6 होगी, 6 की प्रोबेबिलिटी, और Q की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, 5/6, मतलब Q क्या हो गया, समझ गए, Q क्या हो गया, Q हो गया 6 नहीं आया, 6 आया नहीं हमारा। ठीक, पहली टोस में तो 6 आ रहा है, दूसरी टोस में हमारा 6 नहीं आया। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली टोस में 6 नहीं आया हो, बाद वाली में आ गया, मतलब 2 आउटकम बन गए ना, एक बन गया हमारा PQ और एक बन गया QP। ठीक, तो इसको यदि हम कैलकुलेट कर लेंगे आगे, और दोनों में क्या रहा है, दोनों में हमारा 6 आ गया, तो भैया 1/6 और 1/6। ठीक, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा यहाँ पर, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 25/36, 25/36, यहाँ पे हो जाएगा 36, और भैया कोई काटना मत इसे नीचे डेसिमल वाले को, ये आ गया 10/36। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो 10/36, है ना। अब देखो सिंपल है, मैं वहां समझाता हूँ आपको। हमने कहा कि एक 6 आएगा, एक 6 के हमारे कितने आउटकम बन जाएगा, गौर करो सारे, एक 6 के कितने आउटकम बन रहे हैं, हमारे 10 बन रहे हैं। देखो 6 2 6 3 6 4 और 6 5। अब देखो एक 6 कहाँ कहाँ आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गौर से देखो 10/36। ये एक 6 आने की प्रोबेबिलिटी है, 2 6 आने की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ दिखाई दे रही है, 1/36 है। ये 36 आउटकम बने थे, और बाकी के जो 30 बचे ना, 30 टोटल 36 थे ना, उनमें हमारा 6 आया ही नहीं, है ना। तो ये सर हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो गया।
और मैं 99% बोल रहा हूं ऐसे क्वेश्चन से ही निकल के आने वाला है मीन, ऐसे ही क्वेश्चन से निकल के आएगा मीन और वेरिएंस। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यदि मीन पूछता है तो आप ये देखो कि फेवरेबल आउटकम क्या था, जो हमें चाहिए आउटकम वो क्या था। तो हमें यहाँ काउंट करना था 6 के लिए, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारी 1/6, और n कितना था हमारा, कितने टाइम हुआ था टॉस, जल्दी बोलो कितने टाइम हुआ था टॉस, 2 टाइम्स। गुड, n = 2। तो डेफिनेट हम बताते हैं आपको मीन कैसे निकलता है, और मीन क्या होती है आपको बताया ना, एवरेज वैल्यू ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बना इसकी एवरेज वैल्यू को हम मीन बोलते हैं। तो मीन यहाँ बनता है हमारा NP। आप चाहो तो एक तरीका और भी है कि जैसे आप स्टैटिस्टिक्स में करते हो, fx इंटू करते थे कि इंटू कर लो, ऐसे निकालो। तो शॉर्टकट मेथड है NP। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम इन द एक्सपेरिमेंट 2 एंड नाउ प्रोबेबिलिटी इज 1/6, नाउ 1/3। यदि आप इसे लंबे मेथड से करोगे तो बनेगा, देखो इसका इंटू से करेंगे तो 0, इसका इंटू से करेंगे 10/36, और इसका इंटू से करेंगे तो 2/36, और मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया 12/36, नाउ गेटिंग 1/3। आंसर दोनों से सेम आ रहा है, बट इजीएस्ट वे इज मीन इज इक्वल टू NP, सबसे बेस्ट है। यदि नंबर ऑफ हेड्स की बात करते हैं तो मैं यदि हेड वाले के लिए मैं बोलता हूं कि n इज इक्वल टू मेरा 4 है, मुझे एक सिक्के को 4 बार उछालना है, ठीक, और मैं कहूं कि उसमें हेड होने के लिए मुझे मीन निकालना है, तो हेड एक बार आउटपुट में कितना आता है, जल्दी बोलो जल्दी, p की वैल्यू हाफ होती है। तो मीन कैसे निकालेंगे हम, NP 4 × 1/2 देन गेट 2। और 99% आप मुझे पेपर के बाद देख लेना, लगभग एक क्वेश्चन फंस सकता है, ऐसा पक्का फंसने की चांसेस है, क्योंकि यही जो है ना स्टैटिक्स से जुड़ा हुआ पोर्शन है। जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस पेपर का ऑब्जेक्टिव है वो स्टैटिक्स है। भाई इन्वेस्टिगेटर एग्जाम देने जा रहे हो ना, जो आपको जॉब प्रोफाइल के हिसाब से मैच करते हैं ना, उन टॉपिक्स में तो क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक। तो ये बनता है। अब इसी में हम वेरिएंस की बात करते हैं, तो एक शॉर्टकट हो गया आज का, ठीक। और मीन हमारा ये हो गया, और वेरिएंस कितना हो जाएगा NPQ, ठीक। मीन वेरिएंस कितना हो जाएगा √NPQ कर लेना, ठीक। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा वेरिएंस है वो क्या होगा, वेरिएंस हो जाएगा हमारा NPQ। वो मैंने रूल लगा दिया था, वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। तो वो कंफ्यूज मत होना, मैं बता भी देता हूँ ये टॉपिक अभी मैं कराऊंगा, अभी शॉर्टकट जब कराऊंगा, कि जो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो यहाँ पर हो जाता है √NPQ, ठीक। तो सीधी सी बात है कि वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो सिग्मा स्क्वायर होता है। मतलब हम कह रहे हैं कि जो SD है वो वेरिएंस का क्या होता है, सभी जानते हैं स्क्वायर रूट होता है। SD जो है, SD कैसे निकला, वेरिएंस के स्क्वायर रूट से, या वेरिएंस इज इक्वल टू SD स्क्वायर, ठीक है। तो एक ही बात है। तो अब बात करते हैं कि सर NPQ, तो अभी हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, ये वाला, ठीक। तो इसमें Q क्या हो जाएगा, तो जो घटना हमारी नहीं घटी है, तो यहाँ P आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 थी, और मैंने यहाँ बताया था कि जो Q है वो आपका 5/6 हो जाएगा। तो यदि हम वेरिएंस की बात करते तो NPQ यूज करना पड़ता, तो n की वैल्यू हमारी कितनी थी इसमें, तो 2, ये 1/6 और ये 5/6, तो सर ये कैंसिल हो गया, और ये हमारा आ जाएगा 5/18, ठीक। तो फ्रेंड्स ये शॉर्टकट्स हैं जो आपके बहुत ज्यादा हेल्प में आने वाले हैं, यूजफुल होंगे आपके लिए। तो मेरे से जुड़े रहिए, मैं ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स अभी आपको बताता हूँ कि कल या परसों में जो मेरी नई वीडियो आने वाली है 1-2 दिन में, इन्वेस्टिगेटर एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन लेकर आ रहा हूँ मैं, जो मैं स्टेट्स का पूरा रिवीजन कराऊंगा, ठीक। तो उसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, कि थोड़ा मैं पहले आपको बता देता हूँ कि स्मार्ट स्टडी ही मेरा एक मेन टारगेट, हमेशा मेन फोकस रहा है कि भैया सेलेक्टेड कर लो, वो ज़्यादा अच्छा पढ़। तो मुझे पता है आप बहुत चैनलों से रहे हुए, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे चैनल पे आपको कुछ खास मिल जाएगा। वो खास ये होगा कि लास्ट टाइम में रिवीजन कर लोगे आप, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रिवीजन की एक छोटी प्यारी सी वीडियो, लंबी सी तो नहीं बनाऊंगा, बोरिंग नहीं होने दूंगा। अब लंबी तो देखिए ये है कि पूरा स्टेट्स करेंगे तो 10-12 टॉपिक्स हैं उसके, तो थोड़ा बहुत लंबा तो होगा ही, लेकिन हाँ ये है कि आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। जो बंदे मेरे से जुड़े हुए हैं, जो फ्रेंड्स मेरे जुड़े हुए हैं ना मेरे से, उनको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो
आगे आप भी मैं ये कहूँगा कि आगे अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो के लिए लिंक शेयर करते रहिए, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। जिन्होंने अभी तक बुक नहीं उठाई है, सोच रहे हैं यार देख लेंगे हो जाएगा, आता है तो वो भी कर लेंगे, ठीक। और सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट ही है कि भाई आप अच्छी तैयारी करो, चैनल से जुड़े रहो। तो मैं से आगे की जो मैंने बोला ना कि 62 वैकेंसीज हैं, तो आप उससे जुड़े रहो। देखते हैं कितने बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। जिनका नहीं होता है तो उनके लिए भी हम नेगेटिव नहीं जा रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखने के लिए हर एग्ज़ाम देता है। तो हम आगे की प्रिपरेशन भी आपके साथ करेंगे, क्योंकि पटवारी का एग्ज़ाम भी है आगे, ठीक है। और उसमें जो मैथ्स नहीं आने वाली है, मैथमेटिकल रीजनिंग आने वाली है। और मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, उसकी तैयारी यदि करोगे ना तो मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि वो पेपर जो है बहुत बढ़िया होगा। और उसकी प्रिपरेशन भी मैं इसी तरीके से कराऊंगा, क्विक रिवीजन के तौर पे, क्योंकि 10 तारीख से पेपर शुरू हो जाएंगे, ठीक। तो हम चलते रहेंगे। तो प्लीज़ अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि शेयर कीजिए, पसंद आ रहा है तो अपना काम करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।